हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। ये इसका लास्ट पार्ट होगा, ठीक है भी। हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। 58 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 59 क्वेश्चन को देखो। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स इज 2 न्यूटन पर कूलम। दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स है, लार्ज है यानी कि हम मानेंगे कि इनका मतलब है कि ये इनफाइनाइट मान रहे हैं। तो वो कितनी दे रखी है, वो दे रखा है 2 न्यूटन पर कूलम एंड चार्ज ऑन टू प्लेट्स आर 10 कूलम एंड 3 कूलम। देन फोर्स ऑन वन ऑफ द प्लेट्स इज। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जितना ये फोर्स इस पर लगाएगी उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगाएगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पर फॉलो होगा, है ना भाई। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर ध्यान से देखना क्या होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो फील्ड यहाँ पर आ रही है, ये दोनों का नेट आ रही होगी। ऑफकोर्स ये फील्ड जो यहाँ पर आ रही है दोनों का नेट आ रही होगी, बिल्कुल दोनों का नेट आ रही होगी। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ई नेट आ रहा है 2 न्यूटन पर कूलम, इसकी वजह से कितना आएगा, वो आ जाएगा 10। हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, जब हमें नहीं मेंशन है यहाँ पे कि कौन सी प्लेट है, तो मानते हैं नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, और नॉन कंडक्टिंग प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। अब एरिया तो दोनों का इनफाइनाइट है, यानी कि सेम है। तो जो सिग्मा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके पास 10 सिग्मा है तो ये 3 सिग्मा है, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 10 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये भी प्लस है तो इससे बाहर निकलेगा 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 10 sigma by 2 epsilon naught minus 3 sigma by 2 epsilon naught is equals to 2। ये आ जाएगा 7 sigma by 2 epsilon naught is equals to 2। sigma by 2 epsilon naught किसके बराबर आ गया, 2 by 7 के बराबर आ गया। तो ये तो मैं इसको बोलूँ कि ये E1 है, ये वाली मेरी E2 थी। तो E1 क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा 10 इंटू में 2 by 7 यानी कि 20 by 7 न्यूटन पर कूलम। E2 आ जाएगा 3 into 2 by 7 is equals to 6 by 7 न्यूटन पर कूलम। तो फोर्स अगर मैं इस प्लेट पर निकालना चाहती हूँ 3 कूलम पर, वो कितना आ जाएगा, 3 कूलम इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, दूसरे वाले प्लेट की, वो आ जाएगी कितनी आ रही है, E1 कितना है 20 by 7, तो ये आ जाएगा 60 by 7, है ना, न्यूटन। और अगर मैं इस पर निकालती हूँ कि भैया जी मुझे बता दो फोर्स ऑन 10 कूलम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 कूलम चार्ज इंटू में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है यहाँ पे 6 by 7, तो वो भी देखो कितनी आ रही है 60 by 7 न्यूटन ही तो आ रहा है, दोनों का सेम आ रही है ना। और सेम आनी भी चाहिए थी, बिल्कुल सेम आनी चाहिए थी। तो देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम किसी पे फोर्स लिखते हैं ना, वो होता है, जैसे मैं लिख रही हूँ फोर्स ऑन क्यू, तो हो जाएगा क्यू इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वजह से आती है, किसी दूसरे चार्ज की वजह से आती है, क्योंकि वो चार्ज खुद पर तो कभी फोर्स नहीं लगाएगा, याद रखना, कोई भी चार्ज खुद पर फोर्स नहीं लगाता, उस पर फोर्स दूसरे की वजह से लगती है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, देखो इसे क्या कह रहे हैं, ये स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, कैरीज चार्ज डेंसिटी, इसके पास चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू दे रखी है के आर स्क्वायर, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, यानी कि ये वेरिएबल है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द सेंटर। इसके सेंटर से यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर तुम्हें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। हमें पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना, जैसे समझो कि मेरे पास यहाँ पे चार्ज पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे समझो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, r डिस्टेंस तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मुझे यहाँ पर किसी x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आके हमने निकाल रखी है, इट इज के क्यू एक्स वाई में कैपिटल R क्यू। ये कैसे निकालते हैं, ये वो कैसे निकालते हैं, देखो
हम किस निकालते हैं, हम निकालते हैं E इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर जहां पे तुम्हें निकालना है ना वहां पर एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं और उस स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज आ रहा है वो लिखते हैं यहाँ पर क्यू इन, जो भी इसके अंदर आ रहा है बाय में जो भी जिस डिस्टेंस पर तुम निकाल रहे हो ना उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पर भी लगाएंगे। देखो ध्यान से कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें पहले निकालना पड़ेगा कि r/2 तक जो यहाँ पे स्फीयर बनेगा उसके अंदर कितना चार्ज आएगा, इसके अंदर कितना चार्ज आएगा। तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे से वॉल्यूम के अंदर, तो हो जाएगा Q बाय वॉल्यूम, है ना। देखिए मैं इसको बोल सकती हूँ dQ बाय dV, ये वेरिएबल है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dQ आ जाएगा KR² dV। ओके, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बट यहाँ पर dV है यहाँ पर r है, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो एक काम करते हैं, V इज इक्वल टू होता है एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। तो यहाँ पर तुम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो हो जाएगा dV बाई dr इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है 3r² dr 7 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, dV इज इक्वल टू आ रहा है 4πr² इंटू dr। इसकी ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, हम चार्ज को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर Q तक, तो यहाँ पे आ जाएगा Q इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट है r², और इसको रखेंगे कितना 4πr² dr, ऐसे लिखेंगे K 4π कॉन्स्टेंट है ना, ये के 1/4πε0 नहीं, ये तो कोई और कांस्टेंट हम पहले से क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना r⁴ dr, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर r/2 तक, तो ये हो जाएगा k, यानी मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ 4πk हो जाएगा r⁵ बाय में 5 लिमिट पुट करोगे 0 से लेकर r/2 तक, तो यहाँ आ जाएगा 4πk/5 r⁵ बाय में 32 की पावर, वही देखो ना r/2 पुट करोगे तो r⁵ बाय में 2⁵ 32 होता है, -0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको इससे काटोगे 8 टाइम्स कट जाएगा 5k r⁵ बाय में 40। ये मेरे पास चार्ज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये चार्ज आया। क्या है मेरे पास चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखना, अब मैं अगर निकालना चाहती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के, ये चार्ज पाई, ये वाला जो के है वो 1/4πε0 वाला है, तो इसको लिख दो 1/4πε0, और फिर चार्ज लिखोगे पाई के r⁵ बाय में 40। ठीक है, तो के देखो के क्यू बाय में डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो यानी कि r/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, है ना। तो जाएगा के r⁵ बाय में 4ε0 इंटू 40 r² और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा के r⁵, एक सेकेंड, इससे कैंसिल होगा, के r⁵ बाय में ε0 40। तो देखो ध्यान से, के r⁵ 40 ε0, ये आंसर आ जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Now next question number 61. If the electric field intensity in a fair weather atmosphere is 100 volt per meter, then the total charge on the earth surface is। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता रखी है कि हमारे पास हमारा अर्थ है, देखो हमारे पास अर्थ है, अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 100 वोल्ट पर मीटर। अब मुझे बताना है टोटल अर्थ की सरफेस पर कितना चार्ज रहा होगा। तो एक काम करो, देखो अर्थ का रेडियस तुम्हें दे रखा है, r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है, इसको तुम लिख सकते हो 64 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 10⁵ मीटर। या अगर मुझे चार्ज निकालना है तो गॉस लॉ कहीं ना कहीं लगेगा, गॉस लॉ से हम कह सकते हैं ना पाई इज इक्वल टू, हाँ एक सेकेंड, पाई इज इक्वल टू
क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो पाई निकालना पड़ेगा। पाई क्या होता है? पाई होता है ई इंटू में एरिया, है ना। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ऐसे पाई निकालते हैं तो पाई आ जाएगा। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है तो हमें 100, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे। इस अर्थ का पूरा एरिया कितना हो जाएगा? अर्थ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो सिंपल तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं इसको लिख दूंगी ई डॉट ए, है ना, ई ए cos 0 डिग्री, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो बाहर की तरफ ही मानेंगे। 1 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा कितना? 4 पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा 400 पाई। आर की वैल्यू कितनी है? 64 इंटू 64 इंटू 10⁻10। यहाँ पर आ जाएगा, देखो 64 इंटू 64 इंटू 4 पाई, ये 2 और 10 तो हो जाएगा 10⁻12। यार ये लक्स आ रही है, ठीक है। इसको तो यहाँ पर 64 इंटू 64 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10⁻12, ठीक है। इंटू में एप्सिलॉन नोट कर दोगे तो क्या ये क्यू इन आ जाएगा। तो क्यू इन आ जाएगा मेरे पास 64 इंटू 64, ओके, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, इंटू में 4 पाई। एक काम करो, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नोट को एक साथ रखो, इंटू में 10⁻12। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है 9 इंटू 10⁻9, ये हमें पता है, हाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 64 इंटू 64 इंटू 4 हट जाएगा 10⁻12 और नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, ये इससे कैंसिल होगा 10⁻3, है ना। ओके, अब देखो ध्यान से 64 इंटू 64 कितना होता है भाई? ये हो जाएगा 16 1 कैरी 25 इंटू 4 2 38, 6903 आ जाएगा 4096 इंटू 10⁻3 बाय में 9। ओके, एक काम करो, इसको 9 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, 69 तो आ जाएगा 7, 66 तो 7.30 तो 3 आ जाएगा इंटू 10⁻3। अब 1 2 2 टाइम्स अगर नंबर को छोटा करोगे तो क्या आ जाएगा? पावर बढ़ जाएगी 10⁻5, क्या आ जाएगा? कूलम। तो कितना आ रहा है देखो 4.55, ऑलमोस्ट नियर ऑप्शन है हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, देखो इसमें क्या कहा हमसे। स्मॉल कंडक्टिंग, एक कंडक्टिंग स्मॉल स्फीयर है, ये एक स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर है, हैंग बाय अ इंसुलेटिंग थ्रेड, एक इंसुलेटिंग थ्रेड से ये कनेक्टेड है, बिटवीन अ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट और कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में लगा दिया। ये प्लेट है ए, ये प्लेट है बी, इसके पास चार्ज है प्लस, इसके पास चार्ज है माइनस, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक तरह का डिवाइस होता है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी समझ लो बस कि यहाँ पे 2 प्लेट्स लगा दी है, एक के पास चार्ज है प्लस क्यू, एक के पास चार्ज है माइनस क्यू, है ना। और उसके बीच में हमने एक स्फीयर को लटका दिया जो कैसा है? स्मॉल है, कंडक्टिंग है, ठीक है, कंडक्टिंग है याद रखना। अब बोला द नेट फोर्स ऑन द स्फीयर, इस स्फीयर पर नेट फोर्स कितनी लगेगी? अब ये जो प्लस चार्ज है इसके ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या फिर माइनस चार्ज रिड्यूस कर देगा, और प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्या करेगा? देखो प्लस चार्ज ने क्या करा? प्लस चार्ज ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचा, जिसकी वजह से माइनस चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज यहाँ पे प्लस चार्ज को खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज को धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से ये खींचेगा किसी फोर्स एफ से, और ये भी तो इधर साइड खींचेगा किसी फोर्स एफ से। क्या ये फोर्स बराबर होगी? बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि बीच में रखा हुआ है और हमें पता है कि प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जो होती है वो कितनी होती है? वो हो जाती है मेरे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है और ये वेरी नहीं करता, किस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होता है। वैसे भी यहाँ पे डिस्टेंस हमें कुछ नहीं दे रखा, हम बीच में ही मानेंगे, इंडिपेंडेंट
ऑफ डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जितनी एफ हो जाएगी इतनी ही एफ हो जाएगी, दोनों एफ आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो एफ नेट हो जाएगा 0। देयरफॉर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी 0। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, the electric field at a distance 20 centimeter from a center of a uniformly charged non-conducting sphere। एक यूनिफॉर्मली चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, अंदर की तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा यहाँ। उस स्फीयर के सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा तो वो आई मेरे पास ई। और यहाँ पे उन्होंने बता रखा है कि इस स्फीयर का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। The electric field at 20 centimeters from the center of the uniformly charged non-conducting sphere of radius 10 centimeter is E. Then at a distance 5 centimeter from the center it would be। यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगी तो वो कितनी होगी। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर लिखी हुई है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसके पास चार्ज मान लो कुछ ना कुछ क्यू है, तो बाहर ई आउटसाइड होता है यहाँ पर के क्यू बाय में डिस्टेंस का सिंपल होता है ये। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये दे रखा है मेरे को 20 इज इक्वल टू के क्यू बाय में डिस्टेंस कितना है 20 का होल स्क्वायर, तो ये दे रखा है ई। तो ई की वैल्यू आ गई कितनी, के क्यू बाय 400, ये आ गई का। ओके, अब मुझे बताना कि अगर मैं ई इनसाइड लिखूंगी तो वो आ जाता है के क्यू, जितने डिस्टेंस पर तुम देख रहे हो बाय में रेडियस का होल क्यूब ये आता है। हाँ, तो ई इनसाइड जो मैंने ई डैश माना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर, वो हो जाएगा के क्यू, डिस्टेंस है 5, रेडियस दे रखा है तुम्हें 10 का क्यूब, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू 5 बाय में 1000। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो 200 आ रहा है, के क्यू बाय में 200। इसको इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करोगे तो एक काम करते हैं, हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या ये ई है, हाँ ये ई है, तो जो ई डैश है वो किसके बराबर आ रहा है, 2e के बराबर आ रहा है, बिल्कुल। देयरफॉर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, देखो ध्यान से इसको। इफ अ स्मॉल sphere of mass m and charge q hang from a silk thread at an angle theta with a surface of vertically charged conducting plate। एक वर्टिकली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, इससे एट एन एंगल थीटा मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर को लटका रखा है जिसका चार्ज है क्यू और मास है एम। A small sphere of mass m and charge q hang from a silk thread at an angle theta with the surface of vertically charged conducting plate। कंडक्टिंग प्लेट है, ये याद रखना, ये याद रखना कि यहाँ पर कैसी प्लेट है ये कंडक्टिंग प्लेट क्वेश्चन में गिवन है। ओके, then for the equilibrium of the sphere the surface charge density of the plate is। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी हो जाएगी ये बताना है मुझे। तो इस स्फीयर पर यहाँ पे 3 तरह की फोर्सेस लग रही है, ये एंगल मुझे थीटा दे रखा है, एक लग रही है टेंशन, एक लगेगा mg और एक लगेगा Fe। Fe क्या होता है, जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्लेट इस पर लगाएंगी वो हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, कंडक्टिंग है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ओके, ये हो जाएगी। हाँ, तो मेरे पास ध्यान से देखना कि ये एंगल तो थीटा ही होगा, तो यहाँ से टेन थीटा क्या लिखोगे तुम, Fe बाय एम जी, तो टेन थीटा आ जाएगा क्यू बाय सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एम जी। सिग्मा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एम जी, एप्सिलॉन नॉट एम जी टेन थीटा बाय क्यू। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देखो एप्सिलॉन नॉट एम जी क्यू बाय में टेन थीटा, क्यू इंटू में टेन थीटा, ये मेरा ऑप्शन मैच करेगा। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ना, एप्सिलॉन नॉट mg बाय q इनटू tan थीटा, एप्सिलॉन नॉट mg बाय q इनटू tan थीटा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, इसको देखो ध्यान से। Two positive point charges of unequal magnitude are placed at a certain distance apart. इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, दोनों किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। A small positive test charge is placed at a null point. इसके बीच में एक नल पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो होती है। उस पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया नॉट। कैसा है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना? कैसा है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब बोला टेस्ट चार्ज इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और नॉट इन इक्विलिब्रियम। कौन सा ऑप्शन जाएगा? देखो भाई, नॉट इन इक्विलिब्रियम तो नहीं जाएगा, इक्विलिब्रियम में तो ये है ना? इक्विलिब्रियम में तो होगा बिल्कुल। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर साइड धक्का मारूं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल करके इधर साइड धक्का मारेगा, यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। हाँ, अगर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं इधर साइड धक्का मारूं तो ये और ये दोनों ही इसको एक इससे हो, इसके इसका फोर्स इस साइड जाएगा और इसका फोर्स इस साइड जाएगा, नेट फोर्स इस साइड चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। अगर मैं नीचे की तरफ धक्का मारूं तो अगर मैं यहाँ पे धक्का मारूंगी तो इसका इधर साइड जाएगा, इसका वाले इधर साइड जाएगा और नेट फोर्स इधर साइड चला जाएगा, यानी कि ये भी अनस्टेबल हो गया, ये भी अनस्टेबल हो गया और बीच में स्टेबल हो गया। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्टेबल इन, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस बोलती हूँ, देखो ये मेरा वाई है और ये एक्स है, तो स्टेबल इन एक्स एक्सिस बट अनस्टेबल कैसा हो जाएगा? इन वाई एक्सिस, है ना? वाई एक्सिस। तो हम जो जर्नल ऑप्शन मान के चलेंगे, अगर मैं इसको इधर साइड ले जाऊं, किसी आर्बिटरी एक्सिस पे ले जाऊं, तो देखो ध्यान से, इस वाले की वजह से रिपल्सिव और इस वाले की वजह से रिपल्सिव, तो क्या भाग जाएगा? हाँ, ज्यादातर तो अनस्टेबल ही है ना, तो देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। हम अनस्टेबल ही मानेंगे, स्टेबल तो सिर्फ एक ही एक्सिस में है ना, तो अनस्टेबल आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, देखो ध्यान से इसका सॉल्यूशन। Which of the following pattern, which of the field pattern given below is valid for electric field as well as magnetic field? देखो, एक दो प्रॉपर्टी याद रखना। क्या? देखो पहले मैं तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की बताती हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, नेवर टर्मिनेट, कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। मतलब क्या हुआ? ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, हमेशा ये क्लोज लूप बनाएगी। तो यहाँ पे तुम्हें क्लोज लूप दिख रहा है क्या? तुम्हें इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा फील्ड पैटर्न है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए वैलिड है। तो क्या तुम्हें यहाँ पर क्लोज लूप दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है? नहीं हो सकती, ये दोनों क्लोज लूप है। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो तुम बोलोगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम एक पॉइंट पढ़ते हैं कि नेवर फॉर्म क्लोज लूप, फिर तो तुम्हारे दोनों ऑप्शन भी कट जाएंगे। ठीक है भाई, बात तुम सही कह रहे हो। जो एक रियल, एक पहले जब हम स्टार्टिंग में जब चैप्टर हमारा 12th का स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, वो ऐसी ही होती है कि जो क्लोज लूप नहीं बनाएगी। बट आगे जाके ना हम चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू आती है? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है। और ये जो फील्ड होती है ना, ये फॉर्म करती है क्लोज लूप। अब तुम बोलोगे भाई हमें कैसे पता चलेगा दोनों में क्लोज लूप है? कौन से फॉर्म करती है? ये वाला नहीं बनाती, सिंपल लूप्स बनाती है। देखो इसमें एक में इधर साइड से आ रहा है, एक में इधर साइड से आ रहा है, ऐसा वाला नहीं है। तो बार मैग्नेट जैसा हो गया ना, बार मैग्नेट या सोलिनॉइड वाला कंसेप्ट आ गया यहाँ पर, है ना? बार मैग्नेट एंड सोलिनॉइड वाला आ गया ना। ये वाला इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती है। एंड ये जो कंसेप्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाती है। अब मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ पर दिखता है ये बेसिकली तुम्हारे लिए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर
के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वैसे ही होती है। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 देखो, 3 पॉजिटिव चार्जेस, 3 पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर हमने 3 पॉजिटिव इक्वल चार्जेस रख दिए हैं। द रिजल्टिंग लाइंस ऑफ फोर्स शुड बी स्ट्रेच एज एन। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा दिखाएगा यहाँ पे ना, जो बोला है ना रिजल्टिंग लाइन ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पे इन्होंने चार्ज दिया, अब चार्ज दे रहे हैं तो भाई ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पूछेंगे ना, या मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही है, यहाँ पे तो क्लोज लूप बना दिया। अब जब सिंपली बोला जाए तो हम मान के चलेंगे कि हम अपने चैप्टर 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ही बात कर रहे हैं, तो क्लोज लूप तो नहीं बनेगा। देखो ट्राइंगल जैसे क्लोज लूप बन गए, नहीं बनेगा। ये बीच में देखना क्या हो गया, ये ऐसे थोड़ी ना आता है। और ऊपर से देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो फील्ड लाइंस जो है ये पॉजिटिव चार्जेस है, अगर तीनों पॉजिटिव चार्ज है तो कैसा होता है, देखो अगर मैं तुम्हारे लिए 2 पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाऊं तो उसके लिए ऐसी फील्ड लाइंस बनती है, ऐसी फील्ड लाइंस बनती है, ऐसी फील्ड लाइंस बनती है, देखो ना ऐसी कुछ बनती है, ऐसे बनाते हैं इसको, ऐसे ऐसी फील्ड लाइंस बनती है। बीच में नल पॉइंट आता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, फिर यहाँ डेविएट कर जाएगी, यहाँ से निकलेगी, फिर यहाँ डेविएट कर जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी, यहाँ डेविएट कर जाएगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ डेविएट कर जाएगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ डेविएट कर जाएगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ डेविएट कर जाएगी। बीच में कोई ऐसे सर्कल जैसा तो कुछ नहीं बनेगा, ये गलत हो गया है ना भाई, ये गलत हो गया पूरा। और दोबारा से, और देखो ऊपर से ना इन्हें ऐसे करके ऐसे फोल्ड करना था, इनको ऐसे करके लेके जाना था, ऐसे तो कुछ नहीं है यहाँ पर। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, इसको देखो, a ring of charge with radius 0.5 meter has इतना मीटर gap. If the ring carries a charge of +1 coulomb, the electric field at the center is. यहाँ से देखो इन्होंने बोला कि एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, एक रिंग है, ठीक है, उसका रेडियस दे दिया मुझे कितना 0.5 मीटर। उसके ऊपर ना थोड़ा सा एक गैप है, इस गैप की जो लेंथ है ना, इस गैप की जो लेंथ है उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 0.0025 मीटर। रेडियस भी किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। इफ द रिंग कैरीज अ चार्ज, इस रिंग के पास चार्ज है +1 कूलम का, अंदर की तरफ तो ऐसे बना रखा है इन्होंने फिगर में, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कैसे निकालोगे। अगर ये रिंग पूरी होती तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, 0 होती। अगर रिंग पूरी होती तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती, 0 होती। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारा का सारा चार्ज है। अब अगर मैं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगी तो इस पार्ट की वजह से, अभी इस एग्जैक्टली इस पार्ट के एग्जैक्टली अपोजिट वाला जो पार्ट होगा उसकी वजह से ऊपर आ जाएगी, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम है, डी क्यू चार्ज मैंने लिया था। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का कैंसिल हो जाएगा, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का कैंसिल हो जाएगा, इसका 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 इसका, मतलब क्या हो रहा है, रिंग जो है इतनी उसकी रिंग की जो सिमेट्रिसिटी है ना उसकी वजह से सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है सेंटर पर। बट अगर मैंने थोड़ा सा पार्ट यहाँ से हटा दिया तो मुझे बताना कि इस पार्ट के एग्जैक्टली अपोजिट वाला जो पार्ट है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड काटने के लिए कोई पार्ट नहीं बचा यहाँ पर, तो वही पार्ट वही क्या हो जाएगा, उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। या फिर सिंपली तो मैं एक काम करूँ कि मेरे पास रिंग है, इस रिंग का इतना सा पार्ट कटा हुआ है ना, यही ऑप्शन में था ना, यही क्वेश्चन में दे रखा था कि रिंग का छोटा सा पार्ट कटा हुआ है,
एक काम करो, हम एक काम करते हैं, हमें ये पता है कि अगर ये रिंग पूरी होती ना तो इलेक्ट्रोफील्ड सेंटर पर 0 होती, तो यहाँ पर इतना सा पार्ट हम जोड़ देते हैं, प्लस प्लस वाला, है ना, और इतना सा पार्ट यहाँ पे माइनस माइनस वाला भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस जोड़ा तो भाई नेट तो वैसे ही डायग्राम बन गया, दोनों सेम डायग्राम है। हाँ, बट ये जो प्लस वाला जब जोड़ा ना मैंने यहाँ पर, तो इस पूरे की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अब इस माइनस की वजह से इसकी तरफ आएगी, जो ई नेट आ जाएगी, बस खत्म होगी बात। इस माइनस वाले की लेंथ कितनी होगी, जितनी इस प्लस वाले की थी, प्लस वाले की लेंथ कितनी थी, इतनी इस गैप की थी, कितनी थी, 0.002 पाई मीटर। अब क्या करना है तुम्हें, सिंपल इस माइनस का चार्ज निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब एक चीज देखो, तुम्हारे पास चार्ज दे रखा है 1 कूलम है इसके पास, ठीक है, 1 कूलम चार्ज है। तो मुझे एक चीज बता सकते हो कि इसका लैम्डा कितना होगा, तो चार्ज है 1 कूलम, और ये जो सर्कमफेरेंस है पूरा का पूरा, इसमें से इतनी सी लेंथ गायब है, तो सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा, सर्कमफेरेंस आता है 2 पाई आर, तो वो हो जाएगा 2 पाई आर है मेरे पास 0.5, यानी कि हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये पाई आ गया। अब पूरी लेंथ पाई है, इसमें से इतना पार्ट गायब है, तो कितनी लेंथ मेरे पास है, लेंथ है मेरे पास पाई माइनस 0.002 पाई, है ना। अब इस लेंथ के अंदर 1 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो हो जाएगा पाई, कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0.002, है ना। तो ये कितना आ गया देखो ध्यान से, 1 कूलम है ना, 1 लिख दो बस, SI यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, लैम्डा की। तो ये कितना हो गया, ये आ गया मेरे पास 1 बाय में पाई, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ गया, ये आ गया 0.008, है ना, 0.008 आ गया क्या। अब इसको ऐड करोगे तो 0 1 आ रहा है, एक सेकेंड गड़बड़ी कर दी, कितना आएगा माइनस करोगे तो, अगर 1 माइनस करोगे 0.002 में से, तो ये आ जाएगा 899.0, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा मेरे पास 0.998, ओके, ये आ रहा है। अब ये जो लेंथ है इसके अंदर इतना चार्ज है, लैम्डा को मैं लिख सकती हूँ dq/dl। अब मुझे जानना है कि इस वाले के ऊपर कितना चार्ज है, इतनी लेंथ के पास कितना चार्ज है, तो वो निकाल लोगे। इसके पास मैंने मान लिया कि इसके पास लेट कर लो चार्ज है q, स्मॉल q, तो स्मॉल q की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, कितनी लेंथ है 0.002 पाई, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 1 बाय पाई इंटू 0.998 इंटू 0.002 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 बाय में 998, इतना चार्ज है इसके पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी की वजह से लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी आ रही है बीच में, ऊपर की तरफ आ रही है, तो वो आ जाएगी के। अब देखो ये जो ये लेंथ है ये बहुत छोटा है, इट एक्ट लाइक अ पॉइंट, क्या ये पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, बिल्कुल एक्ट लाइक पॉइंट, है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं सिंपल लिखूंगी, जिससे मैं पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रोफील्ड लिखती हूँ के क्यू बाय में आर, कितना चार्ज है स्मॉल क्यू, बाय में डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस आर स्क्वायर, है ना। तो के की वैल्यू बोलो 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज कितना निकाला तुमने 2 बाय में 988, सॉरी 998, और कितना रेडियस है इसका हाफ, भाई इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 मीटर, तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 4, अगर इसको काटोगे तो ये कट जाएगा 499, ओके, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 36 इंटू 10⁻⁹ बाय में 499, यही आ रहा है क्या, हाँ यही आ रहा है। इसको थोड़ा सा अलग कर लेना, मैंने अलग से लिखा है, एक सेकंड, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय में कितना लेंथ की, पाई माइनस पाई इंटू 2, ऐसे लिखो 0.002 पाई, ऐसे लिखा था। हाँ, इसको अलग कर लो, है ना। यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे, तो देखो ध्यान से, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं क्या कर रही हूँ, ये जो 499 है ना, इसको अप्रोक्सीमेट मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको 500 मान रही हूँ, तो 36 इंटू 10⁻⁹ 500, ये 2 पावर से कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 36/5 इंटू 10⁻⁷। अब ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 6
यहाँ गया 7.2 इंटू 10⁻⁷। अब एक सेकेंड रुक जाना, देखो ध्यान से, मैंने क्या करा है, मैंने डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ाया है, डिनोमिनेटर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, वैल्यू मेरी थोड़ी सी छोटी आएगी, आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरा 499 भी अगर होता, अगर मेरा 499 भी होता तो 499 को मैं डिवाइड करती किससे, 36 से, है ना, 36 से डिवाइड करती, या फिर तुम एक काम करो 499 को मैं डिवाइड करती जब तो 0 पॉइंट, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करती तो ये 0 मेरे पास आ जाता, 7 से जाता तो ये आ जाता 3, 6 कैरी, 9, 6 कैरी, 48, माइनस करोगे, देखो 6 में जा रहा है, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, ऐसा, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो दोबारा से, 3, 6 कैरी, 6, 9, 6 कैरी, ये हो जाएगा मेरे पास 28, 28 प्लस 6 34 होता है ना अभी, हाँ, तो इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 7, 0, 9, 7, 0, 1, ओके ओके, 701, 701 पॉइंट करोगे 0 आ जाएगा, अगर मैं इसको 5 लूं, 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5, 4 कैरी, 9, 4 कैरी, 24, बड़ा हो जा रहा है भाई, तो मैं इसको 2 से लूंगी, 2 से लोगे तो क्या आएगा, 2 से लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 1 कैरी, 9, 1 कैरी, 1 0, 2 से थोड़ा सा छोटा है ना, 8 1 कैरी, 9 1 कैरी, 9, सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा, हाँ तो 2 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो 2 3 इतना समथिंग आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, तो यही मेरा आंसर बनेगा अप्रोक्सीमेटली, देयरफॉर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे करा हमने ये क्वेश्चन, हमने देखो इस पे टोटल चार्ज है 1 कूलम का, तो 1 कूलम का चार्ज दे रखा है, तो इसकी लेंथ पहले सर्कमफ्रेंस निकालोगे, सर्कमफ्रेंस से मैंने सर्कमफ्रेंस आया पाई, 2 पाई आर से सर्कमफ्रेंस आ जाएगा पाई, अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ में तो एल को माइनस करना पड़ेगा, तो पाई माइनस, ये क्या है, ये लेंथ है इस सर्कल, इस रिंग की, ये क्या है, रिंग, लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ रिंग, ये रिंग की लेंथ होगी, हाँ रिंग की लेंथ होगी, है ना, ये रिंग की लेंथ हो जाएगी, हाँ रिंग की लेंथ हो जाएगी, और फिर रिंग की लेंथ निकालने के बाद मैंने इसका लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा निकालने के बाद इस पार्ट के पास कितना चार्ज होगा वो डी क्यू निकाल लिया, है ना, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी एल, यानी कि क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, लैम्डा डी एल, अगर छोटा चार्ज निकालोगे तो डी एल आएगा, और मैंने एक लेंथ एल का चार्ज निकाला तो डी एल आ गया, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, एल की वैल्यू कितनी थी 0.002 पाई, लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी थी, चार्ज आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, है ना। और बेसिकली देखो ना, मैंने जब अप्रोक्स करा तो उस अप्रोक्सीमेशन के अंदर हमने सिर्फ एक वैल्यू को तो बढ़ाया, तो थोड़ी सी वैल्यू हुई तो इसकी बढ़ने की वजह से थोड़ी सी वैल्यू तो इसकी घटेगी ना, तो ऑलमोस्ट मेरा में से ये मेन रहा है, 5 अगर करोगे तो वो बहुत बड़ा हो गया ना, 0.3 तुमने बढ़ा दिया, वो बहुत मेजर चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, देखो ध्यान से इसको, एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, एक ऑयल ड्रॉप है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, माइनस, मतलब माइनस 6 ई का चार्ज होगा ना, तो चार्ज निकाल लोगे क्या, इसका चार्ज हो जाएगा 6 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁶ माइनस 90, ओके एक सेकेंड चला, कूलम, तो ये आ जाएगा माइनस 6 3 कैरी 9 पॉइंट इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना आएगा, हाँ, होल विथ सम टर्मिनल वेलोसिटी इन अ मीडियम, ये किसी टर्मिनल वेलोसिटी से, ये जो ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये किसी ना किसी टर्मिनल वेलोसिटी से
मीडियम के अंदर नीचे गिर रही है, ठीक है। कोई टर्मिनल वेलोसिटी इसकी v रही होगी, vt, ओके। एक मीडियम के अंदर फॉल कर रही है। व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रॉप मूव अपवर्ड विद द सेम स्पीड एज इट वाज फॉर्मली मूविंग डाउनवर्ड। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने वर्टिकली, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें लगा दूं कि ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाए। देखो पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे लगाऊंगी, हाँ, और ऊपर की तरफ उसी वेलोसिटी से मूव करे जितनी वेलोसिटी से नीचे गिर रही थी। इसका मास तुम्हें दे रखा है, इसका चार्ज तुमने निकाल लिया, हाँ। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ kg। मास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻15 kg। ये इसका मास दे रखा है। बोला बाई एनसी को इग्नोर कर दो, ठीक है, बाई एनसी को इग्नोर कर दो। तो कैसे निकालोगे, तो ये देखो यहाँ पे जब ये फॉल करेगी तो किसी ना किसी टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करेगी, और फिर जब ऊपर उठते हुए वही टर्मिनल वेलोसिटी से मिल जाए, उतनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसे प्रोवाइड करेगा। चार्ज इसके पास कितना है, -6, ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे इसको, देखो जो ये मैं तुम्हें बोल देती हूँ कि ये मेरा केस 1 है और ये वाला क्या है, ये मेरा केस 2 है। तो अगर हम बात करें केस 1 के बारे में, तो केस 1 के अंदर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो तुम बोलोगे मास, अपने मास mg की वजह से नीचे गिरेगी, है ना। और एयर का कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग के इसको अपोज कर देगा, हाँ, एयर का कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग के इसको अपोज करेगा, और इसी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी टाइम के बाद। तो नीचे mg, ऊपर g, ऊपर ऊपर फ्रिक्शन लगेगा क्या, हाँ फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगता है वो लगता है 6 पाई ईटा आर वी। कितना लगता है, दोनों के दोनों बैलेंस होते हैं इस टाइम पर जब भी वेलोसिटी होती है, ये टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है। तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल्स टू एम जी हो जाता है। जब टर्मिनल वेलोसिटी से गिरेगा ना तो इस टाइम पे ये बराबर होता है। वैसे बाई एनसी भी हम ऐड करते हैं, बट इन्होंने बोला इग्नोर कर दो, बाई एनसी को भी मत लो उसको। तो ये आ जाएगा, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ रही है एम जी बाय में 6 पाई ईटा आर। आर क्या होता है, ड्रॉप का रेडियस हो जाएगा। ईटा क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं इसको, है ना, मास तुम्हें जी पता है, ठीक है। अच्छा अब केस 2 देखो, केस 2 के अंदर जैसे ही ये ऊपर जाएगा ना, अब देखो फ्रिक्शन तो अपोज करता है मोशन को। अभी जब ये नीचे जा रहा था तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था, अभी ऊपर जा रहा है तो नीचे फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा, वो तो उतना ही लगेगा, 6 पाई ईटा आर वी। और एम जी तो हमेशा नीचे ही रखता है, एम जी। और ऊपर की तरफ खींचने वाली कौन सी फोर्स आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई। तो इस टाइम पर क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल्स टू एम जी प्लस 6 बाई ईटा। अब तुम बोलोगे ना, एक तो डाउट बच्चे के मन में आता है कि जब मैं इसे फोर्स को बैलेंस ही कर दे रही हूँ तो मूव कैसे करेगा ये। जब फोर्स बैलेंस हो जाती है, जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है ना, एक कंसेप्ट याद रखना, जब भी नेट फोर्स जीरो होती है तो नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती। वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर पहले से जीरो थी तो जीरो रहेगी, अगर पहले से किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उसी वेलोसिटी को कांस्टेंट रख के वो मूव करता रहेगा। तो वही केस है यहाँ पर कि वो एक्सेलरेशन जीरो हो गया है तो वेलोसिटी vt कांस्टेंट हो गई है, जीरो नहीं हुई है, मूव करेगा। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से एपी क्या लिखेंगे, देखो जो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी है वो ई, इसके पास चार्ज क्यू इज इक्वल्स टू इसका मास mg प्लस 6 पाई ईटा आर वीटी, ठीक है। क्या तुम्हें वीटी की वैल्यू पता है, हाँ वीटी की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर देंगे, हाँ पुट कर देते हैं। तो ई क्यू इज इक्वल्स टू एम जी माइनस 6, तो प्लस 6 बाय ईटा आर। वीटी की वैल्यू बोला तुमने, बोला वो वैल्यू है एम जी बाय में 6 बाय ईटा आर, है ना। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एम जी प्लस एम जी क्या हो जाएगा, 2 mg हो जाएगा, 2 mg, है ना, 2 mg आ जाएगा, हाँ।
तो देखो ध्यान से, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो वो आ जाएगा 2 mg/m³। तो हो जाएगा 2 इंटू मास, बोलो मास कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻50। जी 10 होता है, बाय में क्यू कितना है। अभी चार्ज कब से मैग्नीट्यूड रखोगे, डायरेक्शन तुमने पहले डिसाइड कर ली कि वो ऊपर की तरफ होने वाली है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी ना, डाउनवर्ड। वैसे भी इसमें डायरेक्शन नहीं पूछी, मैग्नीट्यूड पूछा है बस। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटू 10⁻⁻90। ये हो जाएगा -14, -14 को इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5, है ना। इसको भी इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और ये इसको इससे काटोगे तो आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻5 ऊपर चला जाएगा 10⁻5। ओके, 1.33 को 1/33 को तुम लिख सकते हो 0.33 इंटू 10⁻5। कितना आ रहा है, 0.33 इंटू 10⁻5। अगर मैं देखूँ 0.33 इंटू 10⁻5, अगर मैं इसका एक पॉइंट इधर शिफ्ट करूंगी तो वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगी तो पॉइंट कट जाएगा, एक वैल्यू से पॉइंट घटेगा। तो देयरफॉर आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन थर्ड मैच कर गया, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, देखो, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स having surface charge densities plus sigma and minus sigma respectively separated by a small distance। कैसे है, separated by a small distance, okay, and medium between the plates is vacuum। If epsilon naught is the dielectric permittivity of the vacuum, then electric field in the region between the plates is। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बताओ कैसे करोगे। अब तुम बोलोगे कि भाई हमें ना कंडक्टिंग प्लेट्स बताया क्वेश्चन में, ये कैसी प्लेट्स है, ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग प्लेट्स। कंडक्टिंग अगर प्लेट होती है ना तो उस केस में जो मेरा सिग्मा होता है, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल यही तो होती है, कंडक्टिंग प्लेट के लिए क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम बोलेंगे प्लस चार्ज से अवे और माइनस की तरफ, इसकी वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट आ जाएगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर ऑप्शन 4 हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, नहीं, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ढूंढो इसमें गलती कहाँ है, क्या गलती है। मैंने ये क्यों लिखा, देखो ये छोटे डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्लस चार्ज को सारा इधर साइड ये खींच लेगा माइनस वाला, और माइनस को इधर साइड सारा खींच लेगा प्लस वाला। ये जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें कंडक्टिंग प्लेट कैसी होती है, उसमें प्लस चार्ज ऐसे होता है, इधर भी होता है और इधर भी होता है, ऐसे होता है, दोनों साइड होता है। इसका मतलब इसके पास जो सिग्मा होता है ना, वो होता है इसका चार्ज क्यू बाय में 2a। बट इस बार क्या हुआ, चार्ज तो वही है बट एरिया आधा हो गया, मतलब जो सिग्मा डैश अब नया आ गया वो आ गया क्यू बाय में ए, जो पहले के टाइम्स में डबल हो गया, है ना। पहले के टाइम्स में क्या हो गया, डबल हो गया, है ना। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके तुम इस फॉर्म में निकाल लोगे। अब मुझे बताओ कि भाई अगर तुम इस फॉर्म में लिखोगे तो ये सिग्मा तो ये वाला था, बट क्वेश्चन ने मुझे तो सिग्मा डैश दे रखा है ना, ये क्वेश्चन में सिग्मा डैश है, एक्चुअली में ये सिग्मा नहीं है, ये वाला सिग्मा दे रखा है, जो कि क्योंकि ये क्लोजली प्लेस्ड है तो इनका इम्पैक्ट आएगा एक दूसरे के ऊपर और सारा चार्ज एक ही तरफ आ जाएगा, दोनों तरफ चार्ज नहीं रहेगा। इसको चाहो तो तुम ऐसे बना लो, अगर कंफ्यूज हो रहे तो, है ना। बहुत थिन होती है वैसे वो प्लेट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ना, वो कितनी होगी भी हमें तो पता नहीं, हमें कैसे निकालेंगे इसे। देखो अगर सिग्मा की फॉर्म में होती, अब तुम्हें सिग्मा डैश की फॉर्म में निकालना है, कैसे निकालोगे। अब एक काम करते हैं, हम इसमें गोस्लो लगा देते हैं, देखो ध्यान से गोस्लो लगा देते हैं। तो गोस्लो अगर तुम लगाओगे तो मुझे क्या निकालना है, सिग्मा डैश की टर्म्स में निकालनी है। यहाँ पे तुमने एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करा, हाँ सिलेंडर बना लिया। अब यहाँ से देखना, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, चाहे चार्ज अंदर आ गया, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों साइड होगी ना बेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों साइड आएगी, हाँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
देखो इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया ए, तो ये तो 2a आएगा इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन को तुम क्या कह सकते हो, इसके पास कितना चार्ज है, अब लैम्डा यहाँ पे तुम क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें सिग्मा डैश की टर्म्स में चाहिए, क्यू कितना आ जाएगा सिग्मा डैश इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई आ जाएगा सिग्मा डैश बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कितनी आ जाएगी सिग्मा डैश बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी भी आ जाएगी सिग्मा डैश बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट कितना आ जाएगा सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा सिग्मा डैश बाय में एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा डैश को क्वेश्चन ने क्या यूज करा है, सिग्मा यूज करा है, तो हम सिंपल क्या मार्क कर देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फोर्थ नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड मेरा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा एक तरीका और है इसको करने का, कैसे कि अगर मैं इस तरह से लिखती, इसका कितना आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आता है 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक काम कर सकते हो तुम, इस सिग्मा को सिग्मा डैश के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, डायरेक्ट कर दो। सिग्मा को क्या लिखोगे, सिग्मा को लिखोगे सिग्मा डैश बाय 2, तो इसको लिखोगे सिग्मा डैश बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, तब भी सेम आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। एक सेकंड सॉरी, सेकंड नहीं है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड नहीं भाई, थर्ड है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थोड़ी ना, थर्ड आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 देखो, a table tennis ball which has been covered with a conducting paint is suspended by a silk through so that it hang between the two metal plates। हमने क्या करा, हमने एक टेबल टेनिस बॉल ली, उस टेबल टेनिस बॉल को कंडक्टिंग पेंट से कवर कर दिया और सिल्क थ्रेड के थ्रू सस्पेंड कर दिया और इसको दो मेटल प्लेट्स के बीच में हैंग कर दिया। ओके, वन प्लेट इज अर्थ, इसमें से एक प्लेट को मैंने अर्थ कर दिया है ना, एंड अनदर प्लेट इज गिवन अ हाई वोल्टेज, इसको मैंने हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है ना। हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्या, बहुत ज्यादा, हाँ। अगर मैंने इसे हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बहुत ज्यादा, हाँ। देन बॉल के साथ क्या होगा, ये चार ऑप्शन तुम्हें दे रखे, इनमें से चार में से एक आंसर होगा। देखो, इज अट्रैक्टेड टू हाई वोल्टेज प्लेट एंड स्टे देयर, हैंग विदाउट मूविंग, हैंग विदाउट मूविंग, हैंग विदाउट मूविंग, स्विंग, एक सेकेंड सॉरी, ऑप्शन सी देखो, swing backward and forward hitting each plate in turn is repelled to the earth plate and stay there। क्या ऑप्शन होगा, देखो जब ये स्टार्टिंग में था इसके पास मेटल प्लेट के पास कोई चार्ज नहीं था, ये जो प्लस हाई वोल्टेज प्लेट है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो इसके माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, प्लस चार्ज को दूर फेंकेगा, और ये वाला जो प्लेट है इस पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, माइनस चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होगा, है ना। अब क्या होगा ना, इसके पास माइनस है इसके पास प्लस है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, हाँ इसकी तरफ भी हाई वोल्टेज है ना ये, तो इसकी फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और क्या होगा, इससे आके टाइम पर क्या होगा, हिट कर जाएगा। तो जैसे ही ये इसको हिट करेगा ना, जैसे ही ये इसको हिट करेगा, जैसे ये जो बॉल है ये इस हाई वोल्टेज प्लेट वाली हाई वोल्टेज प्लेट को हिट करेगा, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या होगा ना, जैसे ये हाई वोल्टेज प्लेट को हिट करेगा तो इसके पास माइनस चार्ज था इधर साइड और इधर साइड पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ये हिट करेगा तो ये सारा माइनस चार्ज जो है ये हाई वोल्टेज इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और प्लस चार्ज बॉल बचेगा। अब ये टेनिस बॉल के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये उससे रिपेल होके उधर साइड जाएगा, उधर साइड जाएगा जब, तो एक टाइम पर माइनस वाली चार्ज यानी कि अर्थ वाली प्लेट को हिट करेगा, इस प्लेट को हिट करेगा, इसके पास क्या था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ये इसको हिट करेगा, और जैसे ये इसको हिट करेगा तो ये क्या करेगा, माइनस चार्ज सारा इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना भाई, सारा क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये बॉल क्या हो जाएगी, ये बॉल न्यूट्रल होके बीच में आ जाएगी,
वापस से क्या होगा, वापस से हाई वोल्टेज प्लेट इस पे इंडक्शन करेगा, माइनस चार्ज को खींचेगा, प्लस चार्ज को दूर करेगा, हाई वोल्टेज प्लेट की तरफ वापस से खींचेगा, वापस से उसको हिट करेगा एक टाइम पर, माइनस वाला चार्ज इसको, माइनस वाले चार्ज को ये पॉजिटिव हाई वोल्टेज प्लेट क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा तो ये क्या हो जाएगी, ये टेनिस बॉल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉल माइनस वाले की तरफ अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव से रिपेल होगी, एक टाइम पर माइनस वाले को हिट करेगा, ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ वाली प्लेट इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, वापस से न्यूट्रल होकर बीच में आ जाएगा, वापस इंडक्शन के थ्रू माइनस चार्ज और प्लस चार्ज वापस से हाई वोल्टेज की तरफ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये स्विंग करेगा इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट को हिट करते हुए। तो क्या हो रहा है, स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हिटिंग ईच प्लेट इन टर्न। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, है ना। इससे पहले ना हमने एक क्वेश्चन और ऐसा करा था, उस टाइम पर हमने क्या करा था, उस टाइम पर दो प्लेट्स थी, एक थी पॉजिटिव एक थी नेगेटिव, और इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग बॉल लटकी हुई थी। अब उस टाइम पर क्या हो रहा था ना कि ये जो प्लस चार्ज है इसकी तरफ ये प्लस चार्ज क्या कर रहा है, ये माइनस को खींच रहा है, ये माइनस क्या कर रहा है, ये प्लस को खींच रहा है, जितनी फोर्स से ये खींचेगा उतनी वो फोर्स से ये खींचेगा, तो नेट फोर्स इसमें जीरो हो जाएगी। इस केस में ऑप्शन सेकंड आंसर हो जाता, बी वाला आंसर हो जाता कि भैया जी ये मूव ही नहीं करेगा। बट इस टाइम पर क्या, इस क्वेश्चन में हाई वोल्टेज है एक प्लेट के पास, एक प्लेट अर्थ है, तो एक प्लेट ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये स्टे नहीं करेगा एक जगह पर, ये मूव करेगा, है ना। देयरफॉर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। हमने इस लेक्चर के अंदर पार्ट 8 के अंदर 13 क्वेश्चन डिस्कस करे, ठीक है। खुद से ट्राई करो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं खुद से आंसर करूंगी। और यहाँ पर ना हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम फिजिक्स के चैप्टर 2 पर शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे यहाँ पे 71 क्वेश्चंस, उसके सारे रिटन फॉर्म में मैं तुम्हें एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, वहां से तुम सारे क्वेश्चन एक साथ ट्राई कर सकते हो अपनी तरफ से। कोई भी सॉल्यूशन में डाउट होगा वहां पे तुम वीडियो में चेक कर लेना उसका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बताना लेक्चर कैसा लगा।